तो 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी थी, पर लगता है कि 15 नवंबर से ये धान खरीदी शुरू नहीं हो पाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग जिनको आप देख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जिनके कंधे पर जिम्मेदारी होती है किसानों के धान को खरीदने की। 14 केंद्र में हमारे उपार्जन केंद्र प्रभारी के पास 13,000 धान पड़ा हुआ है। क्या ऐसी नीति है? और इस बार भी वो परेशान कर रहे हैं कि आप धान खरीदी के लिए तैयारी कीजिए। तो डीएमओ और परिवहन विभाग ये दोनों की मिलीभगत है। वो चाहते हैं कि समिति डूबे, छोटा कर्मचारी परेशान हो। नहीं तो जब टीओ डीओ टाइम पे कट जाता है तो माल उठना चाहिए। माल उठता क्यों नहीं है? बहुत सारे किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है अब तक, और पंजीयन रोक दिया गया है। के किसानों के लिए धान केवल फसल नहीं है, धान है उनके लिए सपना, धान है उनके परिवार के लिए समृद्धि का एक साधन। इसीलिए छत्तीसगढ़ का किसान साल भर इंतजार करता है कि कब वो धान को बोएगा और धान की फसल आने के बाद कब वो सहकारी समिति में जाएगा, खरीदी केंद्र में जाएगा और अपनी फसल को बेचेगा और अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को पूरा करेगा। पर लगता है दिन ब दिन किसानों का ये सपना अब टूटता सा नजर आ रहा है। खासकर इस बार की बात करें तो 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी थी, पर लगता है कि 15 नवंबर से ये धान खरीदी शुरू नहीं हो पाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग जिनको आप देख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जिनके कंधे पर जिम्मेदारी होती है किसानों के धान को खरीदने की। ये तमाम वो कर्मचारी है सहकारी समिति के, जो लोग धान खरीदी को, शासन के इस कदम को सफल बनाते हैं। पर ये स्वयं नाराज हैं, परेशान हैं, क्योंकि लगातार इनकी मांगे होने के बावजूद भी शासन इनकी मांगों को, इनकी बातों को नहीं पूरा कर रहा है, नहीं मान रहा है। और मानने की बात तो दूर, और इनके ऊपर और कड़े नियम और कड़े कदम इनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं। इससे नाराज सहकारी समिति के तमाम कर्मचारी अब बैठे हुए हड़ताल में। केवल ये बात दुर्ग जिले की नहीं है, पूरे प्रदेश में ये हाल है। जहां भी आप जिला मुख्यालय में जाएंगे, ऐसे ही हजारों की संख्या में ये समिति के कर्मचारी इसी प्रकार से बैठे हैं। लास्ट ईयर आपको ध्यान होगा कि केवल समिति के कर्मचारी बैठे थे, प्रबंधक बैठे थे, पर इस बार तो कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी इनके साथ में हैं। अब जानते हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या नाराजगी शासन से इनकी है, क्यों ये बैठे हैं हड़ताल पर और क्यों नहीं चाहते कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये वो चेहरे हैं जो इस हड़ताल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोई कवर्धा से, कोई राजनांदगांव से, कोई मानपुर मोहल्ला से आए हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं इतने दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। आज हड़ताल शुरू हुई है, बहुत सारे समिति के कर्मचारी तो यही दुर्ग में रहेंगे और इस हड़ताल को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। अब इनसे जानते हैं, भैया अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा था, हजारों की संख्या में आप लोग आए थे, तो क्या शासन आपकी बात को नहीं मान रहा? जी नहीं, छत्तीसगढ़ शासन धान खरीदी नीति का बार बार वो विलोपित करके नया धान खरीदी नीति बनाती है, और नया धान खरीदी नीति इतना गंदा होता है जिसका कोई सीमा नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे नीति बनाते हैं। विगत वर्ष वो 7,000 का एक ये बफर लिमिट बनाए थे। 7,000 जब वो नीति बनाए 7,000, तो 7,000 के ऊपर का उठाना चाहिए था, नहीं उठाया। 7,000 के अगेंस्ट में आपको बता दूं, राजनांदगांव जिले में 40,000 से 50,000 तक बफर लिमिट था। मैं राजनांदगांव से जो विभाजन हुआ है मोहल्ला, उसका भी मैं आपको इतिहास बता रहा हूं। आज के डेट में भी 14 केंद्र में हमारे उपार्जन केंद्र प्रभारी के पास 13,000 धान पड़ा हुआ है। क्या ऐसी नीति है? और इस बार भी वो परेशान कर रहे हैं कि आप धान खरीदी के लिए तैयारी कीजिए। ये क्या संभव है? हर नीति में पहले 72 घंटे बोलते थे, आज 4 महीने बोल रहे हैं। 4 महीने में भी 2058 समिति में आज भी लगभग 9 जिले में, मैं 33 जिले की बात कर रहा हूँ, 9 जिले में ही धान संपूर्ण रूप से उठा है, जिसमें से मुश्किल से 3-4 जिला का जीरो शॉर्टेज है। ये छत्तीसगढ़ शासन की नीति के कारण ये दुर्दशा हुई है। और आपको मैं और अवगत कराना चाहता हूँ कि ऐसी नीति रहेगी तो इस बार तो 2058 समिति में भी पूरा शॉर्टेज आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन के पास कोई नीति नहीं है। शासन के पास नीति नहीं है, पर फिलहाल जानते हैं कि किन मांगों को, किन 4 मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है। तो अध्यक्ष जी बताएंगे क्या वो 4 मांगे हैं, फिर से बात दोहरा दें। जी, आप अवगत हैं और बताना भी चाहूंगा। सबसे पहले धान सुखद का मामला है, सरकार हमको सुखद दे। दूसरा है वेतन अनुदान दे,
तीसरा जो है समिति के जो सेवा नियम में संशोधन का हमने पहले भी आग्रह किया हुआ था, उसको करें। और चौथा जो मांग है ऑपरेटरों का है, प्रमुख मांग है, उनमें केवल एक ही मांग है कि जो 12 माह वेतन दे रहे थे उसको कम करके 6 माह कर दिया गया है। तो हम ऑपरेटर्स यही चाहते हैं कि जब 2007 से लेकर अब तक काम करते आ रहे हैं तो हमको एक विभाग देकर और नियमित कर्मचारी के रूप में नियमितीकरण करें और विभाग देकर 12 माह वेतन प्रदान करें। तो सबसे बड़ा विषय जो जाता है वो होता है सुखद। सुखद का कारण ये होता है शासन समय पर परिवहन नहीं करवाता, डीओ कट जाता है, उसके बावजूद भी मिलर्स नहीं आते, परिवहन नहीं करते। तो इस बारे में क्या आप लोग प्रमुखता के साथ बातें रख रहे हैं? ये तो डीएमओ और परिवहन विभाग ये दोनों की मिलीभगत है। वो चाहते हैं कि समिति डूबे, छोटे कर्मचारी परेशान हो। नहीं तो जब टीओ डीओ टाइम पे कट जाता है तो माल उठना चाहिए, माल उठता क्यों नहीं है उनको? ठीक है, हम ऐसा सुने भी हैं कि उनको पनिशमेंट है, तो अगर 1500 रुपये पनिशमेंट मान लो इनको राइस मिलर को या परिवहन कर्ता को है तो इससे उनका क्या बिगड़ेगा? यहाँ तो लाखों का समिति को नुकसान होता है, उनके चक्कर में। भाई अगर आज के डेट में टीओ डीओ कटा है तो आप आज उठा लो। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मैं बोलता हूँ कि मार्केट और परिवहन विभाग ये दोनों मिलकर सोसाइटी को डुबाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट अगर चाहे भाई धान खरीदी में समितियों के लिए अभी से हमारे पास आ गए कि ये 34 बिंदु में आप लोग तैयारी शुरू करो। मैं ये पूछता हूँ कि जब मैं खरीदने वाला हूँ, मैं धान खरीद रहा हूँ, आज मेरे को 9000 कट्टा धान खरीदना है, मेरे पास 9000 कट्टा आ गया, कल मेरे पास 3 गाड़ी क्यों नहीं लग सकता? बिल्कुल गाड़ी लगनी चाहिए कि नहीं? तो ये शासन टेंडर कराने में एक महीना लेती है, टेंडर ही नहीं करा पाते वो। बिल्कुल वो जानबूझ के धान सुखाना चाहते हैं ताकि धान समिति में सूखता रहे। राइस मिलर धान क्यों जल्दी नहीं उठाता? राइस मिलर अगर उठा के ले जाएगा तो उसका व्यक्तिगत नुकसान होगा, यहाँ समिति डूबे। हम पूरा सुखा करके संग्रहण केंद्र भेजते हैं या पूरा सुखा करके राइस मिलर को देते हैं। संग्रहण केंद्र को उसके बाद 2% सुखद मिलता है शासन से और समिति डूबते जाए। बिल्कुल। लास्ट ईयर भी हमने देखा था, जब हमने बहुत सारे धान खरीदी केंद्र में हम गए थे तो बहुत सारी खरीदी केंद्रों में तो जगह ही नहीं थी, इतना धान भरा हुआ था कि, और कहीं आपको भी ध्यान होगा, कई जगह रोक दिया गया था। आपने सही कहा कि पिछले जो वर्ष था 24-25 का खरीफ विपणन वर्ष, उसमें अभी तक का मेरे 18 साल की नौकरी में मेरे पास 50,000 कुंटल 1,25,000 कट्टा धान रखा हुआ था। अब उसको सुरक्षित रख पाना क्या मेरे लिए स्थिति सही रहेगी? ये उसका व्यवस्था उनके सुरक्षा के लिए दाल बतरी भूसा आदि खरीदी करना समिति के लिए जायज है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो धान खरीदी नीति तैयार करती है उसमें नीचे जमीन लेवल के अधिकारी कर्मचारियों को शामिल किया जाए, क्योंकि ये जो नीति निर्धारण होता है वो एक सी कमरे में बैठकर होता है, इसे साफ झलकता है। इस बार धान खरीदी नीति में कंडिका क्रमांक 15.8 में 31 मार्च तक 3 संभागों में और 30 अप्रैल तक 3 संभागों में अलग अलग उठाव होगा करके नीति में लाया गया है। और जस्ट उसके नीचे 15.9 में धान खरीदी पर सुखद मान्य नहीं होगा शब्द लिखता है। ये कहाँ की न्याय है हमारे साथ? सुखद को लेकर कुछ कर्मचारियों ने आत्महत्या भी की थी और ऐसी भी स्थिति आई है कि कुछ कर्मचारियों को अपना घर द्वार भी बेचना पड़ा है। सुनने में आ रहा है बहुत सारे किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है अब तक और पंजीयन रोक दिया गया है। जी निश्चित रूप से शासन की जो नीति बनी है इस महीने में पंजीयन की तिथि लास्ट हो गया है और चूंकि हमारे सब कर्मचारी हड़ताल में हैं, ऑपरेटर बंधु लोग हड़ताल में हैं, समिति पूरे कर्मचारी समिति तालाबंदी की स्थिति में, उस स्थिति में पंजीयन रुकना स्वाभाविक प्रक्रिया है। और हम लोग पंजीयन हमारे कर्मचारी हैं वो लोग पंजीयन निःशुल्क करते हैं। इसके बाद पंजीयन जो करेंगे राजस्व विभाग वाले वो पैसे से पंजीयन करते हैं। मतलब ये मुख्य बात हुई। और छत्तीसगढ़ शासन ये जो नीति बनाती है उस धान खरीदी नीति में हर साल परिवर्तन करती है, जो कि वो गलत बात है। इस तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसलिए 72 घंटा हटा दिया, उसके बाद 28 फरवरी हटा दिए, आज 30 अप्रैल ला दिए। ये दुखद बात है। और ऐसी स्थिति रही तो हमारे पूरे कर्मचारी संघ जब तक अनुबंध में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, धान खरीदी में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक के हम धान खरीदी करने में असमर्थ हैं। हमारे बदले में कोई भी कर्मचारी बुला ले और उन कर्मचारियों से धान खरीदी करवाए, जैसा कि उन्होंने नियुक्त किया है। अभी उन्होंने नियुक्त किया है हर समिति केंद्रों में धान की खरीदी प्रभाव में लगे। मैं स्वागत करता हूँ, शासन की स्थिति का स्वागत करता हूँ। उन कर्मचारियों से धान की खरीदी करा के देखें भाई, एक बार ट्रायल मार के देखें कि हम कितने व्यवस्थापूर्ण स्थिति में धान की खरीदी करते हैं और मन कितना परेशान होते हैं। इसी प्रकार परेशानी उनको होनी चाहिए, तब समझ में आएगा कि वास्तव में धान में सुखद होता है या नहीं होता है। सेकंड बात यह है, हमारे ऑपरेटर भाई
लोग हैं। हमारे ऑपरेटर लोग भाई 17 साल से कार्यरत हैं, तो 17 वर्षों से कार्यरत है। उनको पहले 6 महीने का वेतन दिए, उसके बाद 9 महीने का वेतन दिए, उसके बाद पिछले साल 12 महीने का। अब बोल रहे हैं कि मैंने आउटसोर्सिंग में हम आधे ऑपरेटर निकालेंगे, आधे ऑपरेटर को भर्ती करेंगे और 6 महीना का वेतन देंगे। ये कौन सा तरीका है? तुगलकी का फरमान है। और अभी हमारी सरकार है ना, कुंभकर्णी नहीं सोई है, राजस्व बना रही है। तो कहना ये है इनका कि एक बार तो सरकार अपने अधिकारियों से धान खरीदी करवा के देख तो ले। आपको बताऊं, ये जो समिति के कर्मचारी हैं सुबह से आ जाते हैं, देर रात तक वहां रुकते हैं और तब जाके धान खरीदी सफल हो पाती है, तब छत्तीसगढ़ के किसानों का धान बिकता है। आप एक एक कर्मचारी जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये दिन रात, आप ऐसा भी कह सकते हैं 24 घंटा लगा देते हैं, तब जाके शासन की धान खरीदी सफल हो पाती है। तो फिलहाल आपने ये खबर देखी जहां पे समिति के कर्मचारी हजारों की संख्या में बैठे हैं हड़ताल पे। तो 15 नवंबर से ऐसा लगता नहीं कि धान खरीदी संभव हो पाएगी, पर और किन किन बातों की तैयारियों की आवश्यकता धान खरीदी के पहले होती है, किन किन बातों का ध्यान शासन को रखना होगा, अब उसके लिए डिटेल स्टोरी आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड में बने देखिएगा। और खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।